हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे कैसे एनवायरनमेंट में रह करके घटनाओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, कैसे चीज़ों को जानते हैं, है ना, कैसे समझते हैं। तो उससे रिलेटेड मीन्स हम जो कि एक प्ले एक्टिविटीज़ है, एज अ टीचर होने के नाते कैसे प्ले एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है ताकि जो भी इन्वायरमेंट में रह करके बच्चे चीज़ों को एक्सप्लोर करें, घटनाओं के बारे में जाने, है ना। सो इस चैप्टर के बारे में हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने जो कि हमारे पास 3 पार्ट थे, वो हमने कर लिए थे। इस वीडियो के 3 पार्ट हमने प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ चैप्टर को। हमने कहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ लिया है। सो आपको पता होगा कि हमने 3 पार्ट्स में यहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ लिया है। सो कल की क्लास मैंने आपको कहा था कल की क्लास में कि इसके बाद का जो भी मीन्स मैटर रह गया जिसमें हमने क्या करना है कि कैसे प्ले एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लानिंग करनी है, टीचर की क्या मीन्स इसमें रोल रहेगा टीचर का। सो आज हम इसमें ये सारी चीज़ें करेंगे। सो ये जो दोनों टॉपिक है हमारे पास, सो जितना भी मीन्स हुआ आज के पार्ट में हम उतना कवर करेंगे चीज़ों को, जितना भी हो सका। ठीक है? सो लेकिन सबसे पहले आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है कि भई जो हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं इस चैप्टर के, ठीक है? सो वो 3 पार्ट्स आप पहले ही देख लें, उसके बाद यह जो 4th पार्ट है, ये उसके बाद देखें, ठीक है? क्योंकि चीज़ें आपके मीन्स एक कनेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? इस चैप्टर की जो भी मीन्स हमने मैटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये कनेक्ट हो जाएगा। ये आप जानते हो, इसके बारे में पता है। सो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खेल क्रिया के लिए जो योजना बनाना है, मीन्स प्ले एक्टिविटीज के लिए जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग फॉर द प्ले एक्टिविटी, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक अपना अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि खोज के लिए जो एक डिसाइड करना है जगह को, एरिया को, है ना, तो उसको किस तरीके से हमने बना लेना है कि कोई भी जगह बच्चों के लिए एक ऐसी बन जाए कि वहां पर बच्चे खोज कर रहे हैं, है ना। सो ये हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में। सो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खेल क्रियाओं के लिए योजना बनाना मीन्स प्लानिंग फॉर द प्ले एक्टिविटी, ठीक है। सो भाई यहाँ से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, इसमें कह रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी प्ले एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको जो प्लानिंग करनी होगी, तो उस प्लानिंग में क्या करना आपको पड़ेगा। सो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, मीन्स कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या बच्चों को इस क्रिया द्वारा आप बच्चों को इस एक्टिविटी के द्वारा क्या लर्न करना चाहते हो, चाहते हो मीन्स क्या सिखाना चाहते हो। और आपकी क्रिया का जो एक एम रहेगा, जो एक पर्पस रहेगा, जो भी एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज करोगे बच्चों के लिए, सो उसका क्या एम रहेगा वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे कह रहे हैं कि बच्चे इसमें कैसे सीखेंगे, ठीक है। सो इसमें बच्चे कैसे सीखेंगे, कौन कौन सी मीन्स जो विषय वस्तु है, जो भी उसमें एस्पेक्ट आएंगे, जो भी उसमें विचार आएंगे आपके प्ले एक्टिविटी में, मीन्स बच्चों ने करना क्या है वो विषय वस्तु से संबंधित है। मीन्स बच्चे देखो, जो आप प्ले एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइज करोगे, उसकी प्लानिंग करोगे, तो उसकी एक विषय वस्तु तो होगी। मीन्स उसमें बच्चों को आप क्या करवाओगे कि बच्चे उसमें कुछ ना कुछ सीखें, है ना। सो बच्चे कैसे सीखेंगे, उसके लिए आपको एक जो भी उसका प्लानिंग है प्ले एक्टिविटी की, तो वो आपको उसकी एक विषय वस्तु मीन्स बनानी पड़ेगी ताकि बच्चे उसमें सीख सकें, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकें। बच्चों की एक्टिविटी भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे कह रहे हैं कि आपने इस एक्टिविटी को जो भी ऑर्गेनाइज है, इसको करने के लिए जो भी आपको मटेरियल की जरूरत होगी, जो भी सोर्सेज चाहिए आपको, सो उसका यूज आप कैसे करोगे, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे ताकि बच्चों की मीन्स बच्चे उन सोर्सेज की सहायता से कुछ ना कुछ सीख पाए, ठीक है। सो वो मटेरियल कैसे अवेलेबल करवाओगे आप, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देखनी है। तो प्लानिंग में ये भी शामिल होगा। तीसरे नंबर पे मटेरियल, फर्स्ट पे लर्निंग, सेकंड पे लर्निंग कैसे सीखेंगे और उसकी क्या विषय वस्तु होगी, थर्ड पे क्या उसने मटेरियल यूज करना है टीचर ने एक्टिविटी के लिए, और फोर्थ नंबर पे कह रहे हैं कि आपने अब यह भी पता लगाना है कि जो भी हमने स्टार्टिंग में एक एम रखा था, उस एम को कितना प्राप्त किया है, ठीक है। सो आपको पता होगा कि एजुकेशन में जब हम यह पता करते हैं, चेक करते हैं कि भाई बच्चों ने शिक्षा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य है, एजुकेशन से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड जो भी उद्देश्य है, उसको कितना प्राप्त कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास मूल्यांकन आएगा। फर्स्ट में लर्निंग और पर्पस, सेकंड में हमारे पास बच्चे कैसे सीखते हैं और उसकी एक विषय वस्तु, थर्ड नंबर पे क्या मटेरियल यूज करना है, फोर्थ नंबर पे इवेल्युएशन या असेसमेंट, ठीक है, या हम इसको असेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो
इन सभी पहलुओं को हम एक एक करके यहाँ पे कह रहे हैं जानेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आया है एक्टिविटी का लक्ष्य। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि बच्चे कुछ जानवरों से परिचित हो जाएंगे। सो इस एक्टिविटी के बाद बच्चे जान जाएंगे कि जो भी एक पैरेट है या कबूतर है, किन उनमें क्या मीन्स एबिलिटीज और क्या उनका योग्यताएं होती हैं और क्या पहलू होते हैं उनके, कि वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। दोनों आते तो पक्षियों की कैटेगरी में है, लेकिन दोनों वैसे अलग अलग हैं। सो अगर आप मीन्स इस जानवरों पक्षियों से परिचित करवाना चाहते हो, इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो बच्चों को, तो आपने, यह आपका लक्ष्य है, तो आपने एक ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है इसके लिए कि बच्चों को जो भी हर एक पक्षी है, विशेष पक्षी, तो वह दूसरे से किस तरीके से अलग है, तो ये सारी चीजें उनको पता चल जाएगी। तो इसके लिए कह रहे हैं बच्चों को कार्ड बनाने में भी मजा आएगा, तो आप बच्चों से कार्ड बनवा सकते हो यहाँ पे। सो इस कविता द्वारा कह रहे हैं आप कोई ऐसी यहाँ पे पोइम ऑर्गेनाइज करोगे बच्चों के लिए, पोइम रिसाइट कर सकते हो, ताकि उसमें बच्चों को जो भी विशेष पक्षियों के कलर होते हैं उनकी समझ विकसित हो। और बच्चे कह रहे हैं रेत में मिलकर खेलते हैं जब, ठीक है, सो रेत से रिलेटेड उनको जानकारी मिलती है, ठीक है, रेत में उनका जो भी कल्पना शक्ति है वो विकसित होती है, क्योंकि वह अगर गीली मिट्टी की बात करें यहाँ पे, सो गीली मिट्टी में बच्चे क्या है कि बहुत सारी चीजें बनाते हैं। कोई पक्षियों की शेप देता है गीली मिट्टी को, कोई मीन्स बर्तनों की शेप दे रहा है, कोई बच्चा व्यक्ति बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई खाने वाली वस्तुएं, लड्डू बर्फी वगैरह जो भी है, इस तरीके से बना रहा है, तो उसकी कल्पना शक्ति यहाँ पे विकसित हो रही है। सो मीन्स ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें मीन्स जो लक्ष्य होगा कि बच्चे चीजों को कैसे पहचानेंगे, उनका नाम को आइडेंटिफाई करना, उनका नाम जानना बच्चों को, किसी विशेष पक्षी का है, जगह का, या कोई भी कलर से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है ना। और कह रहे हैं बच्चों को हल निकालना, बच्चों को कुछ ना कुछ मेक करना, बनाना, ठीक है, बच्चों को चूज करना, कंपैरिजन करना, अंडरस्टैंड करना, मीन्स ऐसे सारे लक्ष्य होने चाहिए कि जो सारी ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं ये बच्चों में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो भी आपने एक्टिविटीज करवानी है, सो उसका जो एक विषय वस्तु होगी, मीन्स जो भी आप उसमें एक सब्जेक्ट लेकर के आओगे, सो वो क्या है। सो कह रहे हैं इसको चूज करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बच्चे उस विषय के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। जो भी आपने एक सब्जेक्ट मैटर लेकर के आना है बच्चों को ड्यूरिंग प्ले एक्टिविटी, जो भी चीजें समझानी है। देखो यहाँ पे प्ले एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप कुछ ना कुछ खेल खेलने को कह रहे हो। यहाँ पे प्ले एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि उसमें आपने एक ऐसा टॉपिक चूज करके लेके आना है कि खेल के माध्यम से उस टॉपिक को सिखाना है आपने, समझ रहे हो। सो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट लेकर के आओगे, टॉपिक लेकर के आओगे बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए, तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं पहले आपको इसका पता होना चाहिए। मीन्स उनके जो भी इंफॉर्मेशन का लेवल है जो बच्चों ने पहले से ही जान रखा है, ठीक है, तो वो आपको पता लगाना होगा ताकि आप अपनी जो भी एक्टिविटीज के आधार पर आगे उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सको, विकसित कर सको, ठीक है। सो इसके लिए आप बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, उनकी बातों को भी सुन सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे उस टॉपिक के प्रति कितना उसको ज्ञान है। क्या बच्चे खेल की एक्टिविटी की जो भी खेल क्रिया है उसकी जो भी विषय वस्तु है, मीन्स टॉपिक है, उसमें जो भी कंसेप्ट है उसको समझ सकेंगे। सो इसके लिए आपको जो भी बच्चे का डेवलपमेंट है, लर्निंग से रिलेटेड विकास है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सो उसके लेवल को भी जानना होगा। मीन्स उसके लर्निंग के अकॉर्डिंग है, उसके फिजिकल और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है जो भी आप कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाओगे ड्यूरिंग खेल एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड नंबर पे कह रहे हैं आपने ये जानना है कि जो भी उनको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है तो उस उम्र के लिए वह प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर होने के नाते कि उसकी एज के अकॉर्डिंग वो चीजें प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है 3 साल का है ना, सो 3 साल को आप अगर यह बताने की कोशिश कर रहे हो साइंटिफिक तरीके से कि बादल कैसे बनते हैं, सो यहाँ पर बच्चे ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि कैसे जो मीज वाटर है वो क्या होता है, मीज बाष्पित होता है ना, उसको इवेपोराइज होता है कैसे वाटर, और फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के उसकी कंडेंसेशन होती है और वह मीज बादल का रूप ले लेते हैं, है ना। सो अगर ऐसी चीजों को आप 3 साल के बच्चों को समझाओगे तो कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मीन्स आपको जो भी कंसेप्ट लेकर के आना है, सो वह उसकी सीखने के लिए प्रॉफिटेबल हो, मीन्स उसकी उम्र के अकॉर्डिंग हो बच्चे की, ठीक है। सो फिर ही तो जहाँ पे यही कहा है कि बेहतर होगा कि जो भी आप कंसेप्ट लेकर के आएंगे, तो अगर आपको पता चल गया कि भाई यह उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां पे आपको वेट कर सकते हो आप कि जब टाइम आएगा उस टाइम पे ये चीजें बच्चों को समझाएंगे। इससे इजी चीजें हम बच्चों को मीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं,
कुछ इजी लर्निंग करवा सकते हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपको ये भी डिसाइड करना है, ये भी जानना है। सो ये तो हो गया सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जो एक्टिविटी आप चुनते हैं, सो उसमें क्या आपको ध्यान में देना है कि बच्चों को वहां पे कुछ ना कुछ थिंकिंग करने के, लॉजिकल लगाने के आप मौके दें। सो उस क्रिया को बच्चों को अपने पिछले जो भी एक्सपीरियंस है या आगे उन्होंने भविष्य में क्या चीजें सोचनी है, उसके एक्सपीरियंस है, उन दोनों को आपस में कैसे वो रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसी चीजों के आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है बच्चों को। उसके बाद कह रहे हैं कि एक जो चुनौतीपूर्ण क्रियाएं होती हैं, मीन्स जहाँ पे कह सकते हैं जो चैलेंजिंग होती हैं बच्चों के लिए, जिसमें चैलेंज होते हैं कुछ ना कुछ, तो उन एक्टिविटी को बच्चों को करने दे। परंतु कह रहे हैं ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे कर पाए, ठीक है। उनको वहां पे जो भी एक इमोशनल तरीके से सेटिस्फेक्शन उनको मिले, तो इमोशनल तरीके से वो सेटिस्फाई हो बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी उनको चैलेंजिंग एक्टिविटीज दी जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं जो एक्टिविटी है उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अपनी लाइफ में वह जो भी सीख रहे हैं तो उन एक्टिविटीज को आगे अप्लाई कर सकें, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। सो वह उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी होनी चाहिए एक्टिविटी। सो लास्ट में जो कह रहे हैं पहलू आता है वो है हमारे पास इवैल्यूएशन। तो ये आपको पता है कि इसमें बच्चे ने जो भी आपको सिखाने का आपका एक उद्देश्य था, एम था, उसको कितनी तेजी से प्राप्त किया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये तो इवैल्यूएशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई एक्टिविटी जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, सो उसके टाइम मीन्स एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते समय, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। तो आपको वहां पे कुछ सोर्सेज, कुछ मटेरियल भी देखने पड़ेंगे। अगर आपको वहां पे कुछ बाई करने की जरूरत है, खरीदना है आपको कुछ सामान बच्चों को, कि बच्चे उस सामान से खेल सकें, तो यह देखना पड़ेगा कि भाई खरीदना है या नहीं। और जो भी आप खरीद रहे हैं मटेरियल या सोर्सेज, तो वह कितना एक्सपेंसिव है आपके लिए, तो ये भी देखना है। और ये भी चेक करना है कि बच्चों के लिए कोई यहाँ पे हानिकारक चीज तो नहीं है, हानिकारक मतलब कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही बच्चों को, क्लियर है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कोई भी एक्टिविटी की समाप्ति के बाद आपने क्या करना है, मीन्स अब जब हमने प्लानिंग की है वो भी चीजें कर ली, जिस टाइम पे हम एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमने ध्यान देना है कि भाई हमारे पास अवेलेबल है सोर्सेज या नहीं। और थर्ड में हमारे पास अब यहाँ पे ये दिया है कि समाप्ति के बाद आपने अगर यहाँ पे यह पता लगाना है कि बच्चों का मूल्यांकन ही पता करोगे समाप्ति, जब आपने एक्टिविटी को करवा दिया बच्चों से, तो वो एक्टिविटी में आपने जस्ट कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा, तो बच्चों ने कितना सीखा है ना। सो वो आपने कैसे जानना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो बच्चों से, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ सकते हो कि जो भी आपने एक्टिविटी करवाई है, आगे आगे इसमें सारी एक्टिविटीज ही आएंगी। मीन्स हम पूरे जो भी हम यह पार्ट्स करेंगे इस चैप्टर के, वो एक्टिविटी से रिलेटेड ही होंगे। सो वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी जरूरी है। देखो भाई आप प्री प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो, सो अगर आप एनटीटी कर रहे हो तो इसका मतलब तो यही है कि भाई आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए तैयार हो रहे हो, है ना। सो प्री प्राइमरी टीचर के लिए तैयार तो हो रहे हो, लेकिन बच्चों को कैसे हैंडल आउट करना है, किस तरीके से जो भी एक्टिविटीज प्ले वगैरह आपने करवाने हैं कि कुछ ना कुछ लर्निंग हो, तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए आने वाले समय में जब आप जॉब पर होगे तो उस टाइम पे आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है, बच्चों के साथ कैसे एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, इन्वायरमेंट में रह करके उसने बच्चों को कैसे सिखाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप इसी टॉपिक में सीखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भाई ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप प्रश्न पूछ सकते हो। कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आगे हमारे पास एग्जाम्पल में सारी चीजें आ जाएंगी। सेकंड नंबर पे कह रहे हैं कि जो भी आपने एक्टिविटी कंडक्ट की थी, जो भी आपने एक खेल बच्चों को मीन्स उस खेल में बच्चों को शामिल किया था किसी भी खेल में, तो उसकी एक देखो ऑर्डर होता है, उसका एक सीरीज होता है। तो आप उसको कह सकते हो कि भाई हमने स्टार्टिंग में क्या किया, फर्स्ट में हमने क्या किया। जैसे कि जहाँ पे पौधे लगाने से संबंधित एक एक्टिविटी आपने ऑर्गेनाइज की थी, तो पौधे आपने कैसे लगाए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, है ना। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, थर्ड पे हमने क्या किया, लास्ट में हमने क्या किया। सो जो भी स्टेप बाय स्टेप आप एक्टिविटी करवा रहे थे बच्चों से, वो उसको उससे सुन सकते हो, ताकि बच्चों की जो मेमोराइजेशन पावर है, मेमोरी है, वो डेवलप हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके क्रम से रिलेटेड आप कुछ बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो। कला से संबंधित अगर कुछ एक्टिविटी आपने ऑर्गेनाइज की है, कह रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि बच्चों ने क्या यहाँ पे परसीव की हैं चीजें कला से रिलेटेड। अब जब कला की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि कलात्मक चीजों को बनाना, मीन्स चीजों को एक सौंदर्यात्मक रूप प्रोवाइड करना, मीन्स रूप देना चीजों को। जैसे कि हमने पीछे एक आपको बताया था कि गीली मिट्टी से यदि बच्चे
घर बना रहे हैं, यदि बच्चे किसी वाहन की शेप दे रहे हैं गीली मिट्टी को, मीन्स कोई गाड़ी बना रहे हैं, है ना, यदि बच्चे बर्तन बना रहे हैं, तो इस चीज को कलात्मक एक्टिविटी ही बोलेंगे हम। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ बच्चे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कलात्मक में कुछ ना कुछ ड्राइंग करना, ये कलात्मक का ही पार्ट है। कुछ ना कुछ पेंटिंग करना हो सकता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का कलात्मक ही है। और अगर हायर लेवल पर थोड़ा देखा जाए तो यदि आप किसी कहानी को क्रिएट करते हो तो ये भी एक कलात्मक ही है। यदि आप कोई पोइम अपने माइंड से किसी पोइम को बनाते हो जिसकी मीन्स प्रॉपर राइमिंग होती है, रिदम होता है, जिसमें लय होती है एक, ठीक है, सो वो भी तो एक कलात्मक ही है। लेकिन छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चे जो भी जैसे कि कुछ ना कुछ चित्र वगैरह पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए कलात्मक चीजें ही हैं। तो वो भी आप समझ गए होंगे। सो कह रहे हैं कला से रिलेटेड कुछ आप एक्टिविटी जो है वो करवा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है कि दिवाली के त्योहारों के बारे में चर्चा करने के बाद आप बच्चों को दिवाली का दृश्य बनाने को कह सकते हो। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं दिवाली का दृश्य बनाएंगे, है ना। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं बच्चों को जो भी पिक्चर बच्चे बना रहे हैं तो उनकी घटनाओं और व्यक्तियों के प्रति समझ को रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चे। तो इस चीज के बारे में भी आप जान सकते हो। जैसे कि नीचे दिया गया चित्र, तो हमारे सामने एक नीचे कोई पिक्चर आएगी, तो कह रहे हैं यह 4 वर्ष के अनिवार्य द्वारा बनाया गया है। 4 वर्ष का है जिसका नाम है अनिवार्य, जिसमें कह रहे हैं जो कि भूचाल होता है उसके बारे में उसने अपना जो भी एटीट्यूड है वो प्रदर्शित किया है इमेज में। तो इमेज हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास इमेज है। तो यहाँ पे इस इमेज को आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसने जो भी ये चीजें बनाई है ना, जैसे कि ये है, इसको उसने आंधी में कन्वर्ट कर दिया इधर। और जो घर बनाए हैं ये इस तरीके से उसने घरों को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। और यहाँ पे ये खिड़कियां बना दी, ठीक है, खिड़कियों के बीच ये कुछ सर्कल बना दिए उन्होंने। तो ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा ये क्या है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जब बच्चे से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि घर हिल रहे हैं और सभी भयभीत लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं। मीन्स उसने जो सर्कल बनाया है ना, जो भी हमने ये खिड़कियों में सर्कल देखे हैं, ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई है लोगों की कि भाई लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, घर हिल रही है, तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, ये आप देख सकते हो आंधी है, ठीक है, ये सारी। तो इसलिए उन्होंने मीन्स इस तरीके से इस चित्र को बनाया है। तो यह एक हम कह सकते हैं कि भाई कलात्मक रूप ही है, जो कि भूकंप को एक कलात्मक रूप दे दिया उसने, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कहा है कि इस तरीके से आप न केवल बच्चों की जानकारी का पता लगा सकोगे, बल्कि ये अपने आप में एक नई एक्टिविटी भी होगी जिसमें बच्चों को भी मजा आएगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे इस चीज को, और उनका जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, ज्ञान है, नॉलेज है, वो भी क्या है, मजबूत होगी, ठीक है। सो इस प्रकार कह रहे हैं जो भी एक्टिविटी आयोजित करोगे तो उसके लिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आपने मेंटल तरीके से अपने मानसिक जो भी तैयारी है क्रिया की, वो उसमें कुछ कह रहे हैं ऐसे एस्पेक्ट होने चाहिए कि भाई जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्रिया का एक लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर विषय वस्तु होनी चाहिए, मीन्स उसमें एक टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक हमारे पास आगे देखेंगे क्या टॉपिक है जब हम इसको एक्टिविटीज को करेंगे। थर्ड नंबर पे कह रहे हैं अवेलेबल सोर्सेज जो है आपके पास वो होने चाहिए। और लास्ट में हमारे पास मूल्यांकन आता है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को कितना ग्रहण किया है, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग करते समय आपने कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कहा है कि भाई बच्चों के साथ जो भी खेल क्रिया के दौरान मीन्स जो भी आप प्ले एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, आपने प्लानिंग की है, सो जब बच्चों को आप उसमें शामिल करोगे उस एक्टिविटी में कि बच्चों को करवाएंगे वो एक्टिविटी, तो कह रहे हैं आप स्वयं भी बच्चों की तरह ही सोचें। वहां पे आपको भी बच्चों की तरह ही सोचना पड़ेगा। कभी कभी कह रहे हैं जो क्रिया आयोजित करने से पहले आपको कुछ स्टडी भी करना पड़ सकता है चीजें, कि जैसे कि यदि आपने एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं यदि आपने एक परछाई के बारे में आप कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो बच्चों के लिए कि आपने परछाई के बारे में समझाना है, तो परछाई से रिलेटेड यदि बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं तो आपको पहले थोड़ा परछाई को स्टडी कर लेना चाहिए। कि यदि आपसे बच्चे ने पूछ लिया कि भाई सर हमें ये बताओ, या आंटी जी हमें ये बताओ, या मैडम हमें ये बताओ कि भाई परछाई कैसे बनती है ना। सो आप वहां पे फिर कुछ ना कुछ उसका आंसर दे सकते हो कि भाई यदि आप किसी रोशनी के सामने खड़े होंगे, है ना, कोई भी किसी भी तरीके की रोशनी हो, तो आपकी एक परछाई बन जाएगी। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो, रोशनी के सामने बच्चों को लेके जा सकते हो।
किसी भी लाइट पे, यहाँ पर रोशनी किसी लड़की का नाम नहीं है, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक वो आता है खेल क्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो एक टॉपिक है वो कवर हो गया है। मीन्स जो भी हमने प्लानिंग की थी प्ले एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो हमने कवर कर दिया है। तो आगे हमारे पास जितना भी मैटर आएगा भाई वो सारा एक्टिविटीज के रिलेटेड ही होगा कि भाई क्या एक्टिविटीज रहेंगी। अलग अलग यहाँ पे हमारे पास विषय वस्तु होगी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि विषय वस्तु होता है एक तरीके का टॉपिक ही मान के चलो। तो विषय वस्तु को लेकर के कैसे एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है ये सारी चीजें हम इसी टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखना। सो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कहा है कि अब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी को आप वर्णन करेंगे, को बताएंगे जिनमें आप बच्चों को उनके भौतिक परिवेश, संजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, ठीक है, उसको सीखने में, उनके बारे में जानने में बच्चों को मदद मिलेगी। सो कह रहे हैं कि क्या आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस जब भी हमने किसी चैप्टर को पढ़ा है तो आपको भी पता होगा कि सबसे पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी है कि किसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, है ना। सो वही चीजें यहाँ पे हम बच्चों को बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि हमने पता किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों को किसके बारे में सिखाना है, क्या सिखाना है, उसका एम क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग में हम उसका एम डिसाइड कर लेंगे। प्लानिंग में हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक किया है मेरा शरीर। प्लानिंग में ही हमने डिसाइड कर लिया कि जो भी एक्टिविटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसमें कौन कौन सी सामग्री यूज होगी और कैसे आगे उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। सो बच्चों से क्वेश्चनिंग वगैरह आएगी यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। सो यहाँ पे एक टीचर ने कंडक्ट की है भाई एक्टिविटी जिसका नाम है मेरा शरीर। तो इसमें कह रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा शरीर, सो इससे रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो। सो हमारे पास इसमें फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी आई है। फर्स्ट एक्टिविटी में कह रहे हैं कि जो यह क्रिया है, पहले तो आपने मीन्स एम देखना है कि इसका एम क्या रहेगा, है ना, क्रिया का। सो इसमें किस चीज का जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम में बताया गया है कि कौन कौन सी चीजों का विकास होगा। सो कह रहे हैं शरीर के कुछ भागों के बारे में जानकारी मिलेगी बच्चों को, क्योंकि मेरा शरीर है तो शरीर के अंगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। आंखों और हाथों का मीन्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसमें कौन कौन से स्किल आते हैं, कैसे आंख और हाथ का समन्वय बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है, इस चीज की जानकारी मिलेगी। बच्चों को संख्या के बारे में भी जानकारी मिलेगी, मीन्स काउंटिंग वगैरह करना भी बच्चे सीखेंगे। ड्राइंग का जो भी एक यथार्थ मीन्स एक रियलिटी है ड्राइंग से रिलेटेड, सो उसके साथ मीन्स रिलेट करने की, मीन्स आपने बच्चों को कोई ड्राइंग दिखा दी, सो ड्राइंग को एक वास्तविक चीज के साथ रिलेट करने की बच्चों की योग्यता विकसित होगी। जैसे कि ड्राइंग में बच्चों ने किसी बच्चे को देखा, उसकी आंखें देखी, तो वह उसको अपनी आंखों के साथ, अपनी नाक के साथ, अपने मुख के साथ, ठीक है, अपने हाथों के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी है। सो इस तरीके से आपने वहां पे एक उद्देश्य सेट कर दिया। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे सेट कर दी कि जो भी आपने विषय वस्तु तो हमारे पास आई गई। विषय वस्तु में हमारे पास कोई जो सोर्सेज हैं अवेलेबल कि कौन कौन से आप सोर्सेज का यहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि आप एक कागज और पेंसिल का यूज कर सकते हो। जैसे कि एक कागज पर हाथ और पैर की बाहरी रेखाएं खींचना, हाथ और पैर की बाहरी रेखाएं खींचना। जैसे कि आपने अपना कागज के ऊपर हाथ रख लिया और हाथ रखने के बाद आप उसके ऊपर ऊपर मीन्स जो भी उसकी बाउंड्री है उसके ऊपर इस तरीके से मीन्स क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मीन्स ऐसे कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी है। और इस तरीके से मीन्स आप हाथ के बारे में बता रहे हो यहाँ पे। सो पैर से रिलेटेड भी आप इस तरीके से मीन्स कुछ ना कुछ कर सकते हो, बाहरी रेखा खींच सकते हो। सो कह रहे हैं इस क्रिया को करने के लिए आपने बच्चों को ही कहा, तो कह रहे हैं इस क्रिया को करने में बच्चों को न केवल मजा आएगा, मीन्स बच्चे फन करेंगे इस चीज को, किंतु जब आप उनसे यह देखने के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ की सभी उंगलियां बनाई है या नहीं, तो ऐसा करने में बच्चों की जो संख्या की समझ भी विकसित होगी। मीन्स सभी उंगलियों का मतलब बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने तो 4 उंगलियां बनाई है और यहाँ पे मेरे पास 5 उंगलियां हैं या 10 उंगलियां हैं, है ना। सो अपनी उंगलियों को वो काउंट करेंगे, सो इससे संख्या की समझ भी विकसित होगी। कभी कभी रेखाएं खींचने की जल्दी में कह रहे हैं बच्चे अपनी सभी उंगलियां अंकित नहीं करते, तो शुरू शुरू में कह रहे हैं आप बच्चों को सभी
उंगलियों को बिल्कुल सही रूप से अंकित करने पर यहाँ पे उसको जो मीन्स बल न दे, मतलब कि मजबूर भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अभी उनकी, हमने पीछे किया था ना, एज के अकॉर्डिंग, उनकी समझ के अकॉर्डिंग ही चीजों को आपने करना है। सो समटाइम ऐसा हो सकता है कि बच्चे भाई अपनी उंगलियों को पूरा नहीं बना रहे हैं, या तो वो ज्यादा बना देते हैं, जब कम बना देते हैं तो यहाँ पे आप चिंतित न हो। इसका मतलब ये है कि आप टेंशन में ना आ जाए कि भाई बच्चों को काउंटिंग नहीं आती। बच्चे अपनी समझ के अकॉर्डिंग चीजों को बना रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं उस पर ज्यादा जोर भी ना दे। परंतु कुछ समय बाद यदि ऐसा करने को कहते हैं तो बच्चे कह रहे हैं उंगलियों को सही तरीके से अंकित कर पाएंगे। मीन्स कुछ समय बाद कहा है कि आप ऐसा करवा करके देखिए। फर्स्ट टाइम अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। इस क्रिया में बच्चों के कह रहे हैं जो भी आंखों और हाथों का जो भी समन्वय होता है, समन्वय के साथ साथ कह रहे हैं जो भी एक एकाकी संगति बोला है, मीन्स एकाकी संगति मीन्स जो भी इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन की जो संकल्पना होती है, मीन्स इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कैसे हम अपनी सभी फिंगर को इंटीग्रेट करके मीन्स एक तालमेल बिठाते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा राइट करता है तो उसकी उंगलियों का तालमेल बनता है ना, उसकी मसल्स हैं जो वो यहाँ पे एक बैलेंस करती हैं किसी कलम को या पेन को। तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ राइट करते हैं, जैसे कि बच्चा इस तरीके से कुछ ना कुछ राइट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे वही है कि जो भी एक इंटीग्रेट करने की, चीजों को इकट्ठा करने की, अंगों को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ मूवमेंट करने की जो संकल्पना है ये भी बच्चों में विकसित होगी, और यहाँ पे संख्या की संकल्पना भी बच्चों में मजबूत होगी। सो ये तो था फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें बच्चे संख्याएं सीख रहे हैं, जिसमें बच्चे जो भी इंटीग्रेट करना है, आंखों का और हाथों का एक तालमेल है, बैलेंस करना है, मीन्स कोऑर्डिनेशन है, वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास मेरा शरीर में आपने ये सारा कुछ सिखा दिया। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास आती है मेरा शरीर में, कि हम बच्चों को अंगों से परिचित करा सकते हैं, और इसके लिए हमने कैसे एक कंडक्ट करना है, विषय वस्तु कैसे लेकर के आनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीचर ने बच्चों की शारीरिक संबंधी जानकारी को मजबूत करने के लिए अनोखी ही एक्टिविटी की। उसने अखबार का एक बहुत बड़ा कागज लिया तथा एक बच्चे को उस पर लेटने के लिए कह दिया। फिर उसने अन्य बच्चों से उस लेटे हुए बच्चों के शरीर के बाहरी रूपरेखा खींचने को कहा। ऐसा करने के बाद बच्चों ने चित्र पर कह रहे हैं आंख, नाक इत्यादि बनाए, और उसके कपड़ों की बाहरी रूपरेखा भी बनाई। फिर प्रत्येक बच्चों ने चित्र में रंग भी भरा। बच्चे कह रहे हैं इससे मीन्स पजल नहीं हुए। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे पजल न हो। सो इसके लिए मीन्स अध्यापिका ने बच्चों के कुछ ना कुछ समूह बनाए थे, बच्चों के 3 बनाए थे कि बच्चे पजल न हो, क्योंकि अगर एक बच्चा वहां पे चीजों को नहीं समझ रहा है तो दूसरा बच्चा समझ जाएगा। तो बच्चों की मीन्स मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसने बच्चों के समूह बना दिए, ग्रुप में उसको क्लासिफाई कर दिया, बच्चों को डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक को यहाँ पर उसने ये भी देखा कि सभी बच्चों की टर्न वाइज सभी बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं। सो बच्चों की मदद करने के लिए भी वह जाती है, और उनके जो भी प्रश्न थे बच्चों के वो भी वह बताती है टीचर। तो बाद में उसने बच्चों से शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी पूछे और प्रत्येक भाग के सामने उसका नाम भी लिखा। जब कह रहे हैं चित्र पूरा हो गया तो उन्होंने उसे दीवार पर चिपका दिया। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचर ने इस एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट किया कि बच्चों को अंगों के बारे में बताना है। सो यहाँ पर एक बच्चे को लेटने के लिए कह दिया। जब बच्चा यहाँ पे अखबार में लेट गया तो उसके मीन्स जो भी बच्चे की आउटर बाउंड्री है उसके साथ साथ उसकी बाहरी रूपरेखा को इस तरीके से उसने कहा टीचर ने कि आप इसको क्या कर दो, ड्रा कर दो, है ना यहाँ पर। तो बच्चों ने इस तरीके से ड्रा कर दिया जिससे कि जो भी बाहरी रूपरेखा थी वो बन गई। उसके बाद बच्चे को तो खड़ा कर दिया जो भी यहाँ पे लेटा था। तो जब वह खड़ा हो गया तो इस तरीके से यहाँ पे ना एक रूपरेखा बन गई जिसमें उसकी उंगलियां वगैरह, फिंगर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, और बच्चे कैसे काम कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो, है ना। सो जब बाहरी रूपरेखा बन गई तो बच्चों से कहा कि भाई आंखें बनाओ, तो उन्होंने आंखें बना दी, नाक बना दी, है ना, उसका जो भी फेस था वो बना दिया, ठीक है। सो कपड़ों में भी उसी तरीके का उन्होंने रंग भरा जो कि कपड़ों में रंग होता है, ठीक है। सो उसकी फिंगर है, फिंगर बनाई, कितनी फिंगर है ना। सो ऐसी सारी चीजों को बच्चे हैं क्या है वो इन एक्टिविटी में शामिल हुए पड़े हैं, वो खुद कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन बच्चे पजल न हो जाएं तो उन्होंने बच्चों के तीन ग्रुप बना दिए थे अलग। छह बच्चों के 3 ग्रुप बना दिए थे उन्होंने। मीन्स हर एक ग्रुप में आप कह सकते हो कि भाई 2 बच्चे यहाँ पर थे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, 2-2 बच्चे या 3-3 बच्चे यहाँ पे इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसने यहाँ पे ये भी देखा कि भाई सभी को काम करने का मौका मिल रहा है या नहीं, नहीं कि सभी बारी बारी से काम कर रहे हैं या नहीं। सो इस एक्टिविटी से
आगे उसने कुछ नाम भी पूछे कि नाक कहाँ पर है, कान कहाँ पर है, आंखें कहाँ पर है ना, बाल कहाँ पर है, ठीक है। सो और उनका नाम उसके सामने लिखा निशान लगा करके कि भाई ये नाक है, ये मुंह है उसका, ये आंखें हैं, ये कान है, ठीक है। और कह रहे हैं जब जो भी पिक्चर थी पूरी हो गई तो उसको दीवार पर चिपका दिया। तो इस तरीके से उन्होंने सेकंड एक्टिविटी की जिसमें शरीर के अंगों के बारे में पता चला। फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे कह रहे थे कि एक संकल्पना विकसित हुई थी शरीर के कुछ भागों के बारे में, आंखों और हाथों का क्या तालमेल है, संख्या की क्या संकल्पना है, संख्या के बारे में, वो पिक्चर को एक रियल व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ कैसे उनका संबंध बनाना है, ये सारी चीजें वो सीख रहे थे। सेकंड एक्टिविटी में उसने जो भी मेरा शरीर था या हमारा शरीर जो भी हमने टॉपिक चूज किया था उसमें अंगों के बारे में सीखा। और थर्ड एक्टिविटी में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब वो क्या करेंगे। थर्ड एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि वही शरीर के विभिन्न अंगों पर केंद्रित खेल द्वारा ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, मीन्स यहाँ पे वो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं का जो अब कंसेप्ट सीखेंगे मेरा शरीर जो टॉपिक। सो यहाँ पे इस जो कि सब्जेक्ट मैटर है इसमें देख लेते हैं जो भी प्लानिंग की थी क्या किया टीचर ने। कह रहे हैं बच्चों को एक गोल घेरा बनाने को कहा और स्वयं उसमें वह खड़ा हो गया। मीन्स टीचर जो था या टीचर थी उसने बच्चों को कहा कि भाई एक सर्कल बनाओ, है ना, और सर्कल में जो भी टीचर था वो यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, कह रहे हैं बच्चों को बताए, बच्चों को उसने कहा कि जो भी मैं कहूंगा आपने वही करना है। तो जैसा कि जब आप कहें अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, तो आपने भी उस टाइम पे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ऊपर का जो कंसेप्ट है कि ऊपर किसको बोलते हैं तो ये समझ में आएगा। अपने हाथों को नीचे करो तो बच्चे हाथों को नीचे करेंगे, अपनी दाई टांग को उठाएं, अपनी बाई टांग को बढ़ाएं, अपने दाएं हाथ को उठाएं, बाएं हाथ को उठाएं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर की संकल्पना है जो वो उसमें विकसित हो जाएगी। तो आप इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों से। इसके साथ साथ देखो अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करवाओगे तो उनका जो भी एक फिजिकली तरीके से एक्सरसाइज भी होगी बच्चों की, है ना, ये भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देना बच्चों को कि भैया आपने अपने शरीर को कैसे एक स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, साफ सुथरा। तो उससे रिलेटेड आप नॉलेज दे सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या किया, देखो उसके लिए आपके पास जो भी मटेरियल था वो आपने कलेक्ट किया कि एक गुड़िया थी आपके पास, साबुन, साफ कपड़े का एक टुकड़ा, पानी, मग, कंगा और नीम की दातुन, किसी पुरानी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा। तो इस तरीके से ये इस तरीके की मटेरियल जो भी है सामग्री है ये आपको अपने घर पे इजिली मिल जाएगी, है ना। सो विषय वस्तु में आपने बच्चों को कैसे क्यूरियोसिटी उसमें उत्पन्न की। तो नहाने, दांतों को साफ करने और शरीर को स्वच्छ रखने की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं टीचर ने एक एक्टिविटी की जो कि इंटरेस्टिंग थी। तो कोने में एक गुड़िया पड़ी थी और उसको देखकर उसने एक एक्टिविटी क्या है डिसाइड की। उसने बच्चों से पूछा क्या तुम कल गुड़िया को नहलाना पसंद करोगे। तो सभी बच्चे तुरंत ही क्या है सहमत हो गए। मीन्स सभी बच्चे एक जो भी उनका कंसंट्रेशन थी वो अपने टीचर की ओर बन गई कि भाई गुड़िया को नहलाना है ना। तो सभी बच्चे थोड़ा क्यूरियोसिटी से अपने टीचर की ओर देखने लगे। और उसने अपने बात को जारी रखते हुए टीचर ने कहा कि अगर हम गुड़िया को नहलाना चाहते हैं तो उसे साफ करके कपड़े पहनाना चाहते हैं तो हम किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इससे उसने मीन्स बच्चों का एक जो भी लेवल है उसको जानने की कोशिश की कि नहलाना साफ स्वच्छ रखने के लिए बच्चों को थोड़ी समझ है या नहीं। तो इसके लिए उसने प्रश्न पूछे, है ना, किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे कह रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों ने बोलना शुरू किया तो अध्यापिका ने भी सारी वस्तुएं लिख ली, उसकी एक लिस्ट बना ली। तो क्या उन्होंने बच्चों ने बताई थी कि हमें साबुन, तौलिया, पानी, सॉरी तौलिया मीन्स टॉवल, पानी, मग, कपड़े, कंघी, नीम की एक दातुन वगैरह जो भी है इस इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अगले दिन कह रहे हैं ये सभी चीजें उन्होंने प्लानिंग में जो भी है कलेक्ट कर ली और तैयार करके ले आई। जो भी टॉवल की जगह पे यहाँ पे कह रहे हैं एक एक टॉवल की जगह पे एक पुराना, और कपड़ा तो पुराना लिया लेकिन वो साफ कपड़ा था, ठीक है। कपड़ों के लिए जो भी गुड़िया को कपड़े पहनाने थे उसके लिए कह रहे हैं उन्होंने एक कलरफुल जो साड़ी है उसका टुकड़ा ले लिया। और कह रहे हैं साफ करने के लिए, नहलाने के लिए जो भी यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि साफ करने और नहलाने की जो भी एक दैनिक एक्टिविटी थी, क्रिया थी, उसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से और मेहनत से उसका बारीकी से पालन किया। प्रत्येक बच्चों ने कुछ न कुछ मीन्स यहाँ पे किया। कुछ न कुछ का मतलब है कि गुड़िया को नहलाया, किसी ने उसके दांत साफ किए, किसी ने उसको साबुन लगाई, किसी ने उसके बालों को कंघी किया, किसी ने उसके कपड़े पहनाए, किसी ने उसको साफ किया, ठीक है। सो सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी की। तो इसके दौरान शारीरिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की जो भी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बच्चों को पता चला।
इस खेल एक्टिविटी को बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ किया। बच्चे कई दिनों तक कह रहे हैं इस एक्टिविटी के बारे में बातचीत करते रहे। तो इससे मीन्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़िया को वह नहला रहे हैं, कोई ब्रश करवा रहा है गुड़िया का, है ना। सो इससे बच्चों को अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है ना, तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है खेल जो एक्टिविटी है 5th पे। इसमें कह रहे हैं कि अवलोकन के कौशलों को तीव्र करना और शरीर के बारे में एक मजबूत कंसेप्ट उसको विकसित करना। मीन्स अब शरीर के बारे में थोड़ा और विशेष जानकारियों को देना। सो इसके लिए कागज का एक बड़ा टुकड़ा और मोमी रंग वगैरह जो भी है यहाँ पे लिया। कह रहे हैं इसमें विषय वस्तु क्या थी कि आप किसी व्यक्ति की ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें उसके शरीर के कुछ भाग गायब हों। मीन्स आपने क्या किया है, कोई एक पिक्चर बनाई है, ठीक है। सो उस पिक्चर में आपने क्या किया कि यहाँ पे एक कान लगा दिया है ना, लेकिन यहाँ पे आपने कान नहीं लगाया। यहाँ पे आपने एक आंख बना दी है ना, और यहाँ पे मुख बना दिया बच्चे का, लेकिन आपने उसकी नाक नहीं बनाई, यहाँ पे नाक आपने छोड़ दी। ऐसे ही आपने जो भी है आगे इस तरीके से आपने एक हाथ बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपने हाथ को नहीं बनाया, और आगे इस तरीके से आपने कुछ कुछ पार्ट छोड़ दिए यहाँ पे, है ना। सो कह रहे हैं इस कागज को आप बच्चों को एक समूह के बीच में रख दें, बच्चों को ग्रुप बनाएं और कागज को रख दें और उसको कहें कि भाई जो भी हमने अंगों को नहीं बनाया है उसका आप नाम बताएं, और उसको बनाने को भी कहें कि आप खुद बनाने की कोशिश करें, है ना। तो जो भी आपने भाग नहीं बनाए हैं, कुछ ऑर्गेन्स नहीं बनाए हैं, बॉडी पार्ट नहीं बनाए हैं, तो अगर बच्चों ने कुछ ना कुछ सीख रखा है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके अंगों के बारे में पता है, तो बच्चे क्या है उसको खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि बच्चों की को सभी की बारी आए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक ही विशेष बच्चा सभी अंगों को बना दे, सभी बच्चों की बारी यहाँ पे आए, मीन्स टर्न सभी को दे। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो हमारे पास, इसमें कह रहे हैं कि पिक्चर के द्वारा अपने बारे में अपनी जानकारी व्यक्त करना, ठीक है। तो आप बच्चों को पिक्चर दे सकते हो और कह सकते हो कि भाई यह खुद आप हैं, है ना, और अपने बारे में आप बताओ। तो बच्चे कहेंगे कि मेरे दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, ठीक है। उस पिक्चर को देख करके बोलेंगे। तो इसके लिए भी आपके पास जो कि सामग्री है वो है कागज हो सकता है, मोमी रंग हो सकता है। विषय वस्तु में कह रहे हैं कि भाई कभी कभी आप बच्चों को किसी वर्ण विषय को लेकर कह रहे हैं चित्र बनाने को कह सकते हैं कि आप अपना चित्र बनाएं। तो यहाँ पे बच्चों को कागज दे सकते हो, मोमी रंग दे सकते हो और कह सकते हो कि भैया आपने अपना चित्र बनाना है ना। तो बच्चे अपने आप की एक शक्ल बनाने की, अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यह उनके लिए इंटरेस्टिंग थिंग होगी। कह रहे हैं यह खेल क्रिया बच्चों के साथ करके देखें, जो बच्चों ने बनाया है उसका उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहें। सो इससे भी बच्चों को शरीर के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे कह रहे हैं कि तुलना करने से रिलेटेड कंपैरिजन का जो कि एक कॉन्सेप्ट है, इसको बता सकते हो। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दीवार के साथ खड़े होकर अपनी ऊंचाई का निशान दीवार पर लगाकर बच्चे माप सकते हैं कि वे कितने लंबे हैं, और इस तरीके से वे अपनी लंबाई को दूसरों के साथ भी तुलना कर सकते हैं, है ना। सो बच्चों को कहें कि आप दीवार के पास खड़े हो जाएं और फिर दूसरे बच्चे को खड़ा कर दें, और जहां तक भी उसकी हाइट होगी वहां तक एक निशान लगा दें, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा इतना लंबा है, ठीक है, तो यहाँ तक उसका निशान लगा दें और उसका यहाँ तक निशान लगा दें दीवार पर। तो इसमें आप उसकी जो भी लंबाई की संकल्पना है वो क्या है आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से मीन्स बच्चों को कंपैरिजन करने की जो योग्यता है वो भी उसमें विकसित होगी। तो कह रहे हैं जो भी हमने खेल क्रियाओं को देखा है, तो उसमें शरीर से संबंधित कुछ खेल एक्टिविटी भी आई है। यदि मीन्स आपको कुछ एक्टिविटी का पता है तो आप भी कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारे पास भाई भोजन पकाने की, यहाँ पे जो प्लानिंग है, परियोजना है वो। सो गाइस इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा, लेकिन बच्चों की बात करें तो बच्चों को जो भी कुछ खाने के लिए कुछ अगर आप बनाने को कहते हो तो उसमें उसको बनाने में ज्यादा मजा आता है खाने की बजाय, ठीक है। सो ऐसी क्रियाएं उनके लिए मीन्स लोकप्रिय रहेगी, क्योंकि तैयार किया हुआ भोजन खाने में बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है कि जब उसे लगता है कि ये चीज उन्होंने खुद ने बनाई है ना। सो इस क्रिया को घर में मीज हुए अन्य जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उससे आप रिलेट कर पाओगे, कि बच्चों से कह सकते हो कि आपकी माता किस तरीके से कोई खाना बनाती है, कोई आपको व्यंजन बना करके देती है, ठीक है। सो कह रहे हैं यहाँ पे भोजन पकाने की इस परियोजना में आपको ध्यान रखना है कि आपने आग या बिजली का यूज नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं इससे, है ना। सो कह रहे हैं जस्ट आप ऐसी चीजों को लें जिसके लिए मीन्स आपको आग या बिजली की जरूरत ही नहीं होती, जैसे कि शरबत, नींबू पानी, फ्रूट चाट वगैरह, सलाद, जिसको आप आसानी से बना सकते हो और कैसे बनाना है ना। सो
कह रहे हैं आप प्रत्येक बच्चे को अपने अपने घर से किसी ना किसी एक फल को लाने के लिए कहें। इसके लिए आप यहाँ पे बच्चों के माता पिता को लिख करके भेज सकते हो कि आप पहले बच्चों के माता पिता को कोई बच्चों की कॉपी पे या कोई कागज पे एक मैसेज दे सकते हो कि भाई आपने जो भी फल वगैरह मंगवाया है, फ्रूट वगैरह मंगवाया है बच्चे से कोई विशेष, तो उससे वह क्यों मंगवाया है, कि भाई कोई ना कोई इस एक्टिविटी के बारे में आप बता सकते हो उनके माता पिता को। ठीक है। सो कह रहे हैं जो भी आपने फूड बनाना है तो प्रत्येक बच्चे को उसमें शामिल करें। जब आप व्यंजन बनाएं तो ऐसा न हो कि बच्चे मात्र आपको देखें, आपने मीन्स बच्चों को भी कुछ ना कुछ करने के लिए कहना है, जैसे कि आप इसमें थोड़ा नमक डालो, इस बर्तन को उठाओ, इसको इसमें फेंटो, फेंटना मतलब कि मिक्स करना, ठीक है, और मिलाने की जो भी क्रिया है, नमक मिलाना वगैरह, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो। व्यंजन को खाने के बाद उसे बनाने के जो कि एक क्रम है, जो एक सीरीज थी, जो भी स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें की हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो। सो इससे उसकी जो भी मेमोराइजेशन पावर है वो विकसित होगी, कि बच्चे चीजों को याद रखेंगे, है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, सेकंड नंबर पे क्या किया, थर्ड नंबर पे क्या किया, लास्ट में उसने क्या किया। तो जो भी एक क्रम है खाने को बनाने का, तो यहाँ पे वो भी आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाओं का जो कि एक लक्ष्य होगा, एम होगा, बच्चों को व्यंजन बनाने की कुछ जानकारी भी दे पाना और उन्हें यह समझाने में मदद करना कि किसी वस्तु को बनाने में किसी विशेष क्रम का भी अनुसरण किया जाता है। मीन जब आप किसी फूड को बनाते हैं तो उसके लिए वह एक स्टेप बाय स्टेप एक आपको चलना पड़ता है, मीन स्टेप बाय चलना पड़ता है, और जो भी क्रिया को उनके दिन प्रतिदिन के एक्सपीरियंस के साथ जोड़े, ताकि आने वाले समय में वो क्या है कि भाई अगर उसे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई कुकिंग करने की तो वो कर सकते हैं, है ना, चीजों को बनाने की, तो वो बना सकते हैं खाने वाली चीजों को। सो उसके दिन प्रतिदिन से रिलेट करके जो भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं लक्ष्य न भूलें और वह है क्रिया में बच्चे अवश्य ही रुचि तथा आनंद लें। मीन्स आपने ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसमें बच्चे खुद मजा लें, इंटरेस्ट लें, उसमें बच्चे खुद एक्टिव हों। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप परछाई के विषय में बारे में कोई ना कोई खेल क्रियाएं करवा सकते हो, तो वो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है बच्चों को बताना कि उनकी परछाई होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी परछाई होती है तो ऐसा बताना यहाँ पे। सो कई शाला पूर्व बच्चे कह रहे हैं इस बात का उसे एहसास न हो कि उनकी परछाई होती है, परंतु जब आप उन्हें यह बताएंगे तो वह निश्चित रूप से बड़े ही उत्सुक होंगे, बीज थोड़े उत्तेजित होंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप उनको एक्टिविटी दे सकते हो कि तुम दौड़ो और देखो कि तुम अपनी परछाई के पीछे दौड़ सकते हो या नहीं, पीछे छोड़ सकते हो या नहीं। सो ऐसी क्रिया उन्हें अपनी परछाई के प्रति जागरूक बनाएगी। उनसे रात में अपनी परछाई देखने को कहें कि आपको रात में आप अपनी परछाई देख सकते हो या नहीं, तो इस बात को कहें। तो उन्हें रात को प्रकाश में खड़े होने को कहें और फिर अपनी परछाई देखने को कहें। सो अगले दिन जो भी उसने रात को एक्सपीरियंस की हैं चीजें उसके बारे में पूछें। तो ऐसी एक्टिविटी से बच्चे आपको परछाई का जो भी एक्सपीरियंस था वो बता सकेंगे। सेकंड नंबर पे जो एक्टिविटी आती है वो कह रहे हैं बच्चों को ध्यान इस कॉन्सेप्ट पर देना, इस फैक्ट पर केंद्रित करना कि परछाई बिल्कुल वही करती है जो आप करते हो। तो इसके लिए आप खेल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि पिछली चैप्टर में आपने परछाई से संबंधित एक खेल के बारे में पढ़ा कि उसे खेल खेलते हुए बच्चों को अपने इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर खड़े होते हैं और आप उन्हें जो जो निर्देश दें वे वही कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि ऊपर करो, हाथ नीचे करो, है ना, सो दाएं करो, बाएं करो, ये टांग उठाओ, है ना, राइट लेग है इसको आगे करो, इसको पीछे करो। तो भाई ऐसा करके क्या है बच्चे देखेंगे कि भाई जो वो कर रहे हैं एक्टिविटी वही उसकी परछाई कर रही है, जो कि हमने पीछे किया था जब शरीर के बारे में हम बता रहे थे बच्चों को। तो उसमें आया था ना कि शरीर के बारे में आप बता सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं की कंसेप्ट बता सकते हो। तो इससे भी परछाई के विषय में आप बता सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी से उनकी जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलता है, भाई एक्सरसाइज हो रही है बच्चों की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एक्टिविटी सूरज के सामने होनी चाहिए, सूर्य के सामने होनी चाहिए ये एक्टिविटी, ताकि बच्चों की परछाई भी बने, है ना। तो यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो बच्चों की परछाई जो बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ये परछाई जो बन रही है बच्चों की, क्लियर है। आगे हमारे पर थर्ड नंबर पे जो एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, बच्चों को यह समझाने में मदद करना कि दिन के समय के साथ साथ परछाई भी बदलती रहती है, उसकी लंबाई भी बदलती रहती है। मीन्स जो ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है दिन का, तो मीन्स जो परछाई है वो चेंज होती रहती है, उसकी लंबाई बदलती रहती है। कि जब हम सूर्य बिल्कुल हमारे सामने होता है पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट साइड, तो भाई उस टाइम पे हमारी परछाई थोड़ी लंबी हो सकती है ना। जैसे जैसे वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो परछाई क्या है उसकी लंबाई छोटी पड़ जाती है ना। तो इसके लिए कह रहे हैं दो दो बच्चों के जोड़े बनाएं और एक बच्चे को
दूसरे की परछाई की बाहरी रूपरेखा खींचने को कहें। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है ना, तो मॉर्निंग टाइम, जैसे कि इसकी जो भी बाहरी रूपरेखा बनेगी परछाई की, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बना देते हैं। किस तरीके से आप एक्टिविटी कंडक्ट करोगे कि आपने दो बच्चों के जोड़े बना दिए और एक को कहा कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो जाओ सर्कल में। जब आप सर्कल में खड़े हो जाओगे, है ना, तो आपने अपनी परछाई को इस तरीके से ड्रा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी परछाई को ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चे की परछाई बन जाएगी। उसके बाद ये तो आपने मॉर्निंग टाइम करना है। उसके बाद जब आफ्टरनून का समय होता है, तो उस टाइम पे उसी जगह पे बच्चे को आप खड़ा करिए, जिस सर्कल में उसे खड़ा किया था। तो उस टाइम पे उसी तरीके से आप खड़ा करिए, जैसे कि बच्चा यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है ना। तो उस टाइम पे उसकी परछाई को मेजर करिए। सो यहाँ पे उसकी परछाई है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी दिशा भी चेंज हो जाएगी, उसकी लंबाई भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि भाई सूरज तो यहाँ पर है ना, तो अगर सूरज उसके सिर पर आ गया, यहाँ पे मान लो कि ऊपर आ गया सूरज, यहाँ पे आ गया, है ना, सो जो भी उसकी परछाई है अब वो थोड़ा इस साइड से इस साइड पे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसकी परछाई हो सकती है, हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स उसकी परछाई है जो अलग दिशा बन जाएगी, लंबाई भी अलग हो जाएगी। सो ऐसी एक्टिविटी से बच्चों को आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हो कि परछाई है वो दिन के समय में वो चेंज होती रहती है, उसकी दिशा चेंज होती रहती है और उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है ये बदलती रहती है। ठीक है, फोर्थ एक्टिविटी में कह रहे हैं आप परछाई से के साथ प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि बच्चों को दिखाएं कि किस प्रकार खड़े होने या बैठने या बाहों को ऊपर करने हिलाने से जो भी परछाई है उसका आकार बदलता रहता है। सो कह रहे हैं कि आप अपने शरीर के साथ कौन कौन सी परछाइयां बना सकते हो, मीन्स अपने शरीर से कौन कौन सी परछाइयां बना सकते हो, ये भी आप बच्चों को करवाने के लिए कहें। और कई बार ऐसा होता है कि उंगलियों से भी हम बहुत सारी परछाइयों से अलग अलग मीन्स कुछ ना कुछ चित्र बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं परछाइयों की। उंगलियों की आकृति, उंगलियों से मीन्स अलग अलग उंगलियों को कंडक्ट करके अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं, यहाँ पे इमेजेस तैयार की जा सकती है। जैसे कि दीवार पर भिन्न भिन्न परछाइयां चित्रित कर सकते हैं। कोई आप उससे पक्षी बना सकते हो, किसी जानवर की शक्ल बना सकते हो, है ना। तो परछाइयों से बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर पर देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे परछाइयों से बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। तो किसी ना किसी जो जानवर की आकृति दिखा रही है, कोई पक्षी की आकृति है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप कहानियां भी बना सकते हो बहुत सारी। तो इसमें भी बच्चों को मजा आएगा। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों को यह पता लगाने में सहायता करना कि सभी वस्तुओं की परछाइयां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों को कुछ वस्तुएं इकट्ठी करने को कहें और देखें और उनको मीन्स कहें कि क्या सभी वस्तुओं की परछाइयां होती हैं या नहीं, मीन्स इस चीज का पता लगाएं। तो जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या है चीजों को इकट्ठी करेंगे और देखेंगे। सो ऐसे में उनकी जो नॉलेज है वो स्थायी रूप से सीख पाएंगे इसके बारे में। सो यहाँ पे बच्चों को मीन्स जो भी डिब्बे हैं, खिलौने हैं, पुस्तकें, कागज, पेंसिल, गुटके, इनकी परछाइयां बना सकते हैं बच्चे, ऐसा उनको कहें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है दिन और रात की समझ। ठीक है, मीन्स बच्चों को दिन और रात के बारे में बताना है। तो इसके लिए कह रहे हैं अधिकांश शाला पूर्व बच्चे दिन और रात जैसे कह रहे हैं जो भी शब्द हैं इससे परिचित तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर रात की विशेषता जो कि सोना और दिन की विशेषता स्कूल जाना, इस चीज को वो ज्यादा समझते होते हैं। उसे ये होता है कि भाई अगर वो सो रहे हैं तो मीन्स रात हो गई, यह रात की विशेषता है कि भाई सोना होता है। और दिन की विशेषता होती है कि जगना होता है और स्कूल जाना होता है या खेलना होता है। तो उनकी इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्या है आप अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो उनसे पूछें कि दिन में वे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं और रात में वे क्या करते हैं। ठीक है, सो आप उनसे पूछें कि दिन और रात में वो क्या करते हैं, या उनके परिवार के जो मेंबर हैं, उनके पिता, उनके माता, उनके भाई बहन, है ना, चाचा चाची, तो वो क्या करते हैं दिन और रात में। ठीक है, सो इसके लिए जो भी खेल क्रियाएं हैं वो यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कह रहे हैं 4 से 5 वर्ष के बच्चे दिन और रात में आकाश में दिखने वाले जो भी अलग अलग डिफरेंस होता है आकाश में, उसको भी अवलोकन करने में समर्थ होते हैं। मीन्स रात को उनको तारे दिखाई देते हैं, दिन में उनको बादल, पक्षी जो भी दिखाई देते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, रात को आकाश उन्हें काला दिखाई देता है ना। सो कह रहे हैं कि उनसे इन भिन्नताओं के बारे में आप बात करें कि रात को आपको आसमान कैसा दिखाई देता है ना। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पता चल सकेगा कि दिन में क्या होता है, बच्चे ये बताएंगे। और दिन
में क्या चीजें दिखती हैं और रात में क्या दिखाई देता है, उन चीजों के बारे में बताएंगे। इस तरीके की एक्टिविटी भी आप कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई उन्हें तारों की समझ है या नहीं है ना। उसके बाद कह रहे हैं आप बच्चों को सामूहिक खेल क्रिया भी शामिल कर सकते हैं, उसमें क्रिया में भी उनको एक्टिव बना सकते हो। जैसे कि दिन और रात के विषय में चर्चा के बाद आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। 2 बड़े कागज लें और उन पर दिन और रात लिखें। छोटे-छोटे गत्तों पर रात और दिन में होने वाली कुछ घटनाएं घटनाएं या चीजों के चित्र बनाएं आप। इन कार्डों को आप पहले से ही बना लें ताकि बच्चों के साथ क्रिया करते समय वे क्या है तैयार हों। उन्हें मेज पर रखें और उन्हें बच्चों से कहें कि प्रत्येक चित्र को उपयुक्त कागज पर चिपकाएं, अर्थात दिन लिखें और कागज पर दिन में होने वाली घटनाओं, चित्रों या चीजों के चित्र चिपकाएं, और रात में होने वाली घटनाओं के जो भी चित्र हैं वो रात जहां पर लिखा है उस साइड चिपकाएं, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे मीन्स आप दिन लिख सकते हो, ठीक है, और इस साइड आप रात लिख सकते हो, और उनको कुछ कार्ड दे सकते हो जो एक्टिविटी दिन में होती है उससे रिलेटेड और जो एक्टिविटी रात में होती है उससे रिलेटेड। तो बच्चों को कहें कि दिन में जो एक्टिविटी होती है तो उसको दिन वाली साइड आप चिपका दें, इस साइड, ठीक है, और जो रात को एक्टिविटी हो रही होती है उसको रात वाली, मीन्स रात के चित्र वो रात वाली चिपकाएं, रात वाली साइड चिपकाएं, है ना। तो इस तरीके से मीन्स जो भी वो एक्टिविटी करेंगे, तो कह रहे हैं ऐसा करने से उनकी रात और दिन के प्रति जो भी संकल्पना है वो मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त कह रहे हैं जो भी आपने ग्रुप बनाया है तो उसके कौशलों को भी उनका विकास होगा। आप बच्चों को इन कागजों पर चित्र बनाने के लिए भी कह सकते हो। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमने खेल क्रियाएं की, हमने यह नहीं बताया कि उसका लक्ष्य क्या होगा। सो इन क्रियाओं को पढ़ने के पश्चात आप बता सकते हैं कि प्रत्येक खेल क्रिया का लक्ष्य क्या होगा। सो सिंपली भी लक्ष्य तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी दिन और रात का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को समझ में आएगा कि भाई दिन में क्या होता है। तो वो जब तारे टिमटिमाते हैं तो अगर आप उनको तारों की इमेज दे रहे हो, है ना, तो वो रात वाली साइड रखेंगे कि रात में तारे टिमटिमाते हैं। और दिन में जैसे कि आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सो स्कूल जाती बच्चों के स्कूल जाते हुए आप एक इमेज दे सकते हो बच्चों को, और खेलते खेलते बच्चों के खेलते हुए कुछ ना कुछ आप कार्ड दे सकते हो, पिक्चर दे सकते हो। तो बच्चे ऐसी पिक्चर को दिन वाली साइड चिपकाएंगे तो उनको दिन और रात के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो एक्टिविटीज को देख रहे हैं। कुछ ऐसी पिक्चर दे सकते हो जिसमें बच्चे सो रहे हैं, है ना। सो इस तरीके से मीन्स बच्चों को दिन और रात की समझ विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पौधों के विषय के बारे में कुछ खेल क्रियाएं। तो बच्चे अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों के बारे में भी रुचि रखते हैं, कह रहे हैं उनकी इस रुचि को लेकर के आप कई खेल क्रियाएं कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में आया है बीज से पौधे कैसे बनते हैं, इसको आप कैसे मीन्स इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसमें कह रहे हैं दालें, रुई, छोटी प्लेट, मिट्टी और खाद, पानी, गमले, इस तरीके से आप कुछ आप ये सामग्री लोगे। आप कमरे में पौधों को उगाने की योजना बना सकते हो। आप कुछ दालें लाकर उन्हें रुई के ऊपर रख कर उस रुई को एक प्लेट में रख दें। बच्चे को बताएं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और क्यों कर रहे हो, और 2 दिन तक 2-3 दिन के बाद वे क्या देख पाएंगे कि इन क्रियाओं के बारे में बच्चों से संबंधित बातचीत करें। फिर प्लेट को किसी एक सुरक्षित जगह पर रखें जहां बच्चे जब भी चाहें उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है, परंतु उन्हें कहीं कोई मीज बीज को वो जो भी आपने बीज बोया है रुई में आपने रखा है ना, तो उस जगह पर रखे, सुरक्षित जगह पर, कहीं बच्चे उसको लॉस न कर दें या उठा करके कहीं फेंक ना दे, जस्ट बच्चे उनको देख सके, है ना। सो इसके बाद कह रहे हैं कि अगले दिन बच्चों से पूछें कि क्या तुमने दालों में कोई परिवर्तन देखा। 2-3 दिन के बाद दालों में कह रहे हैं मीन्स वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे वो बीज। तो जो भी आपने बीज डिप किया था रुई में उससे एक छोटा सा मीन्स पौधा निकल जाएगा, प्लांट विकसित हो जाएगा, बेबी प्लांट जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो अंकुरित हो जाएंगे बीज, फर्टिलाइजेशन सी हो जाएगी उनकी। सो कह रहे हैं यह बच्चों में एक तरीके से विचार उत्पन्न करेगा कि भाई बीज क्या है, थोड़ा फर्टिलाइज हो गया है, फट गया है, और उनसे एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल गया है ना। तो इसके बाद आप उस बीज को गमले में बो सकते हो। 5-6 दिन बाद कह रहे हैं बच्चों के ग्रुप को एक छोटा गमला दे, प्रत्येक समूह के बच्चों को उस गमले में मिट्टी और खाद भरने, बीज बोने तथा उन्हें पानी देने में सहायता करें। फिर गमलों को धूप में रखें। यदि आपके पास ज्यादा गमले नहीं है तो आप बच्चों को खुली जगह में भी मीन्स क्यारियां वगैरह बना करके बता सकते हो कि यहाँ पे आपने बीज कैसे बोने हैं, है ना। तो मीन्स एक जस्ट मिट्टी में भी आप ये चीजें करवा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा गमले नहीं है। बच्चों को ऐसा करने में बड़ा मजा आएगा और गमले के बीज की और काफी दिनों तक उनका जो ध्यान है वो बना रहेगा। बीज के कैसे अंकुरित हो रहे हैं, कैसे वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वे सारी चीजें देखेंगे। सो इन पौधों को नियमित रूप से रोजाना पानी देना जरूरी है। सो आने वाले जो भी कह रहे हैं उसमें एक छोटे पत्ते होंगे,
उसके निकलने और पौधों के बड़े होने की और बच्चों का ध्यान केंद्रित करें। मीन्स कैसे वो पत्ते निकल रहे हैं, प्लांट बन रहा है कैसे बीज से। कुछ पौधे सीधे सूर्य की रोशनी में रखे जाने पर मुरझा जाते हैं। तो इस क्रिया के माध्यम से आप यह संकल्पना विकसित कर सकते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है और इसको फर्टिलाइज होने के लिए मीन्स कैसे वो अंकुरित होते हैं पौधे, इसके बारे में भी बताने सॉरी कह रहे हैं आपको जो फर्टिलाइजेशन है इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट मीन्स इसको बाद के वर्षों के लिए छोड़ दें। मीन्स उनको जस्ट ये मान ले कि भाई ये चीज उसको आगे विकसित हो जाएगी। जस्ट बीज को आप मिट्टी में दबा रहे हैं और उससे पौधे बन रहे हैं। सो ये जो चीजों में चेंजेस आ रहा है जस्ट आपको ये बताना है बच्चों को, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज कैसे होता है मीन्स जो भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है वो बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे फिर पजल हो जाएंगे। चीजों को डीपली चीजों को बच्चे नहीं समझते हैं ना, तो इसलिए कहा कि इसको बाद के वर्षों के लिए छोड़ दें। बच्चे जब कुछ उगाते हैं उन्हें क्रिया संवेगात्मक संतुष्टि देती है जब वो भी जो भी चीजें वो करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों को अवलोकन के कौशलों को विकसित करने में सहायता करना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आप पत्ते दे सकते हो, फूल और पत्ते, ठीक है। तो इससे बच्चे क्या है कि जो भी चीजों में अंतर है या चीजों को ऑब्जर्व करना है इसके कौशल विकसित होंगे। सो बच्चों को कह रहे हैं पत्ते और फूल इकट्ठे करने को कहें। इसके बाद उनसे चर्चा करें कि कुछ पत्ते पीले हैं, कुछ हरे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है। कुछ पत्ते कांटेदार भी होते हैं, तो ये क्यों है। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों को पेंटिंग के वैकल्पिक तरीकों के बारे में बताना कि पत्तियों और कागज लें यहाँ पे और इससे आप कैसे पेंटिंग कर सकते हो। कह रहे हैं पेंटिंग के लिए पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को दिखाएं कि कैसे पत्ते के एक पासे पर रंग करके वे कागज पर उसको छाप सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप एक पत्ता लीजिए, उसको रंग में डिप कर दीजिए और कागज पर जब आप उसको रखेंगे तो वो पत्ते की शेप बन जाएगी, है ना। तो ऐसा करके भी आप बच्चों से पेंटिंग करवा सकते हो। तो कह रहे हैं ऐसा करने के लिए जब वे कई पत्तियों का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक कागज पर अलग अलग पत्तों के अलग अलग आकार हैं। इस प्रकार जो भी उनका जो स्ट्रक्चर है, नमूना है, मॉडल है पत्तों का, वो समझ में आएगा, उनकी पत्तों की स्ट्रक्चर समझ में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो भी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, बच्चों को धागे और पत्तियां दें और पत्तियों को इस तरीके से बच्चे जब धागे में पिरोएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक बच्ची पत्तियों को पिरो रही है धागे में, ठीक है। यहाँ पे तो इससे बच्चों का जो भी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है मीन्स फाइन मोटर स्किल है वो विकसित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया है कि आप बच्चों को वेदर के बारे में या जो भी ऋतुएं होती हैं उसके बारे में कैसे जानकारी देनी है। तो इसके आधार पर कह रहे हैं बहुत सी खेल क्रियाएं आप कर सकते हो। किसी विशेष ठंडे या बारिश के दिन में आप मौसम के बारे में वार्तालाप कर सकते हो। यहाँ पे ऋतुएं जो कह रहे हैं पूरे वर्ष बदलती रहती हैं, उसको लेकर के आप परियोजना बना सकते हो। अलग अलग ऋतुओं में उगने वाले जो अलग अलग फूल होते हैं, फल होते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हो। इसके लिए कह रहे हैं आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बच्चों को कुछ फूल इकट्ठे करने को कहें, उन्हें सुखा करके उनका संग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रत्येक ऋतु के फूल इकट्ठे कर उन्हें सुखा कर रखते हैं तो साल के अंत तक कह रहे हैं बच्चों के पास भिन्न अलग अलग ऋतुओं में उगने वाले जो फूल का एक रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना। तो अलग अलग ऋतुओं के मौसम के बारे में बच्चों से बात करें और उन्हें यह भी बताएं कि किस मौसम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये खेल क्रिया मीज आगे तो किस प्रकार सहायक होगी। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई ऐसी खेल क्रियाओं से बच्चों को जो भी मौसम है, जो भी एक सेशन होता है उसके बारे में मीन्स पता चलेगा। पतझड़ कब आती है, ठंड कब आती है, गर्मी कब आती है, बसंत कब आती है, इसके बारे में बच्चों को ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कह रहे हैं इसके लिए बहुत सी आप कविताएं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस विषय को लेकर के कह रहे हैं कई कलात्मक संबंधी क्रियाएं भी कर सकते हो जिसमें ऐसे चित्र दिखाए जा सकते हैं जिसमें आप गर्मी को शो कर सकते हो, सर्दी को शो कर सकते हो, ठीक है। तो उपयुक्त खेल क्रियाओं और कमला द्वारा बच्चों के लिए आयोजित की गई खेल क्रियाएं पढ़ने के पश्चात आपको मालूम हो गया होगा कि परिवेश से संबंधित क्रियाएं कैसे आयोजित आप कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी सिंपली हमने यहाँ पे मैटर पढ़ा जितना भी, इसको हमने 4 वीडियोस में लगभग कवर किया है। सो इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट में बच्चों की जो एक्सप्लोरेशन पावर है, एक्सप्लोर करने की शक्ति है, उसको विकसित करने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इसमें हमने बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज भी की हैं, है ना। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हो। एक कह रहे हैं कल्पनाशील, और अगर आप एक कल्पनाशील और एक क्रिएटिव टीचर हो तो बहुत सी ऐसी क्रियाओं का निर्माण आप कर सकते हो, ठीक है, जो बच्चों की घटना और उसके आसपास की वस्तुओं के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। तो गाइज ये आज का सिंपल सा हमारा टॉपिक था, ठीक है। आज की मीज अब यहाँ ये चीजें की ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना है ना, तो ये आपको सारी चीजें पता है।
सो हम यहीं से अपना टॉपिक ओवर करेंगे, क्योंकि हमने यह जो लास्ट एक्टिविटी थी इसको पढ़ लिया है, ऋतुओं और मौसम के बारे में। सो ये हमारा चैप्टर था जो कि हमने लगभग 4 पार्ट्स में इसको कवर कर दिया है, ठीक है। सो इसके चारों पार्ट्स आप देख लें, आगे हम नेक्स्ट अब चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, भाई मन को अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लिए अगर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपकी भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हमें कुछ ना कुछ एप्रिशिएशन करें, एप्रिशिएट करें हमें, है ना, एप्रिशिएशन दे, ताकि आपके लिए हम और ज्यादा काम करें। और इसके लिए हम जस्ट आपका एक लाइक ही मांग रहे हैं, है ना। वीडियो को लाइक करोगे तो जस्ट मन को अच्छा लगता है। सो ये मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि भाई मन को एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई कोई तो बंदा है जो कि चीजों को देख करके फील करता है कि भाई वाकई में हमें कुछ सीखने को मिला, है ना। सो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। देखते रहें साइको फॉर यू। थैंक्स फॉर